हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मिस्टर सिविल इंजीनियर। गाइस, यहाँ पे हमारा स्लेब रीइंफोर्समेंट का काम चल रहा है अभी। तो स्लेब रीइंफोर्समेंट में हम आपसे बात करेंगे आज मेन बार्स कहीं से यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं स्लेब में। डिस्ट्रीब्यूटेड बार और मेन बार्स, ये दो टाइप ऑफ बार्स आप देख लेंगे जब भी आप स्लेब रीइंफोर्समेंट की बात करेंगे। तो हमारे पास दो बार होंगे, एक होगा मेन बार, दूसरा होगा रीइंफोर्समेंट बार। और कुछ बार्स की हम बात करेंगे, जैसे ये बार, इनको हम बोलते हैं बेंट अप बार और क्रैंक बार्स। इसकी भी मैं बात करूँगा इसी वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा जो हमारा मेन बार होता है वो 12 mm डाया का होता है। जनरली मेन बार 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। तो स्लेब में हमने जो मेन बार यूज़ किया है उसका डाया 12 mm है, और डिस्ट्रीब्यूटेड बार जो हमने यूज़ किए हैं ये मेन बार हुआ, और इसके साथ डिस्ट्रीब्यूटेड बार इसका साइज़ क्या है 10 mm। अगर आप देख रहे होंगे तो ये साइज़ यहाँ पे 10 लिखा है। अच्छा, मेन बार जनरली हम यूज़ करते हैं बॉटम ऑफ द स्लेब के बॉटम पे। ये हमारा शटरिंग है, शटरिंग के ऊपर हमने मेन बार रखा है 10 mm का, उसके ऊपर हमने डिस्ट्रीब्यूटेड बार यहाँ पे प्लेस किए हैं पूरे स्लेब में। ठीक है, तो मेन बार्स नीचे रखते हैं, उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड बार रखते हैं। ठीक है, तो मेन बार्स का काम क्या होता है, मेन बार जो भी हमारे स्लेब में बेंडिंग स्ट्रेसेस प्रोवाइड होते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस जो भी डेवलप होते हैं हमारे स्लेब में लोड के कारण, उसको बियर करता है। और डिस्ट्रीब्यूटेड बार जो होते हैं ये शेयर स्ट्रेस को बियर करते हैं, जो भी हमारे स्लेब में क्रैक्स आते हैं उनको आने नहीं देते हैं। अब बात करेंगे हम मेन बार्स जो होते हैं, हमारे मेन बार्स के नीचे हम यहाँ पे शटरिंग और मेन बार के बीच में हम बिस्किट्स यूज़ करते हैं। मिनिमम आधा इंच का स्पेसिंग होना चाहिए शटरिंग और मेन बार के बीच में, सो डेट हमारा जो भी सरिया है, जो भी रीइंफोर्समेंट है, वो पानी और हवा के कांटेक्ट में नहीं आए। ठीक है, जिससे वो ख़राब हो जाएंगे अगर कांटेक्ट में आएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब मेन बार्स को हमने क्या, मेन बार्स को जनरली हम प्रोवाइड करते हैं बॉटम, और इनको हम शॉर्टेस्ट स्पेन में प्रोवाइड करते हैं। जो भी हमारा स्लेब का शॉर्ट स्पेन है उसमें हम यूज़ करते हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूटेड बार हैं इसको लॉन्गर वाले स्पेन में हम यूज़ करते हैं। देखो ये आगे तक प्रोवाइडेड है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। सो गाइस, जिस स्लैब रीइंफोर्समेंट की हम अभी बात कर रहे थे उसका मैंने यहाँ पे पूरा डायग्राम बनाया है। तो ये मेरा पूरा का पूरा स्लैब है। ठीक है, तो स्लैब सपोर्टेड है नीचे, यहाँ पे दो साइड से हमारे सपोर्ट लगे हुए हैं स्लैब में। ठीक है, ये 1 वे है या 2 वे है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे तो ये 1 वे है, क्योंकि ये दो साइड से सपोर्ट है, इस साइड से सपोर्ट है और इस साइड से सपोर्ट है। अगर यहाँ से आगे भी सपोर्ट होता, इसमें वॉल होता पूरा, और पीछे से भी होता, तो ये 2 वे हो जाता, उससे हमें लेना देना नहीं है। 1 वे और 2 वे is not our field of interest. Our field of interest is to understand the reinforcement details. एंड इस reinforcement को हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, तो इसका क्या मकसद है, ऐसे प्रोवाइड करने का क्या इसका मेन मोटिव है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे शॉर्टर स्पेन में मैंने आपको बोला कि हम मेन reinforcement प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो ग्रीन वाला है मेरा, ये मेन reinforcement जो हमने इस स्लैब के अंदर 12 mm का यूज़ किया है। तो ये सारे मेरे मेन reinforcement शॉर्टर स्पेन में मैंने प्रोवाइड किया है। उसके ऊपर हमने डिस्ट्रीब्यूटेड बार्स 10 mm के प्रोवाइड किए हैं लॉन्गर वाले स्पैन में स्लैब के। ठीक है, ये सारे ब्लैक वाले रॉड जो है ये मेरे डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड से। तो यहाँ पे हमने बांध दिया है इसको हमने। ठीक है, बाइंडिंग वायर से हमने बांध दिया है, वो मैंने आपको अभी दिखा दिया है। ठीक है, और इस स्लैब और शटरिंग के नीचे, इस रीइंफोर्समेंट और शटरिंग के नीचे हमने स्पेसिंग भी रखी है, मिनिमम आधा इंच का हम रखते हैं। ठीक है, वो अलग बात है। अब देखो, अब यहाँ पे हमने बार्स को बेंड किया है, जिसको हम क्रैंक्ड बार्स बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, जिसकी बात हम कर लेंगे अभी वीडियो में। तो इसको मैंने यहाँ पे बेंड कर लिया है। तो सपोर्ट से पहले हम बेंड करते हैं। अगर मेरे ये स्लैब का ये वाला स्पेन L होगा, तो इस बार्स को हम L/4 लेंथ पे बेंड करते हैं। ठीक है, तो ये सारा हर जगह मैंने बेंड किया है। देखो, अब समझते हैं इसको। ठीक है, अगर मैं इस बुक को लूँ, ये मेरी बुक है, ठीक है, SSC JEE की, तो ये मेरा स्लैब है, मान लो ये मेरा स्लैब है। ठीक है, अब इस तरह स्लैब, तो ये जो इस बुक की थिकनेस है, ये वाली, ये स्लैब की थिकनेस है, जो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर से दिख रहा होगा, ये स्लैब की पूरी थिकनेस है। तो ये थिकनेस है, तो ये यहाँ पे हमारा अगर न्यूट्रल एक्सिस होगा, चलो मैं यहाँ पे बना के दिखाऊँ। तो गाइस, यहाँ पे इस स्लैब का फ्रंट व्यू मैंने बनाया है, ये रहा फ्रंट व्यू। ये सपोर्ट फर्स्ट, सपोर्ट सेकंड, सपोर्ट भी बनाया है। सपोर्ट के ऊपर ये स्लैब का आगे वाला सेक्शन बनाया है। ठीक है, खाली समझने के लिए। ये स्लैब की थिकनेस है, यहाँ पे एक्स से मैंने रिप्रेजेंट किया है, और इस स्लैब में हम जो थिकनेस रखेंगे वो 6 इंच का रखेंगे। अब यहाँ से आगे मेरा स्लैब कंटिन्यू है। ठीक है, अब इस स्लैब के ऊपर लोड पड़ेगा, चाहे सेकंड फ्लोर का, थर्ड फ्लोर का, या कुछ भी हो, लोड पड़ गया। लोड पड़ने से क्या होगा वो मैं आपको बताऊँगा। देखो, सबसे पहली बात ये मैं आपको बताऊंगा,
हमारे किसी भी स्ट्रक्चर में, चाहे स्लैब हो, कॉलम हो, बीम हो, उसमें लोड के कारण से दो स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं। पहला होता है टेंसाइल स्ट्रेस एंड सेकंड इज कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये दो मेन स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा, चलो कोई बात नहीं, आप याद रखना। अब इसी स्लैब को मैं यहाँ पे लाइन से बनाता हूँ ताकि हमें बेंडिंग मोमेंट को अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी, ठीक है। ये लोड रहा, इस पर लोड पड़ रहा है। लोड पड़ने की वजह से ये स्लैब जो है मेरा, ये स्लैब जो है ये यहाँ पे बनाया है, ये कुछ इस तरह झुकेगा, ठीक है। ये इस तरह झुक रहा है, ठीक है, और आगे से कुछ ऐसे झुकेगा। देखो ये लोड पड़ गया है स्लैब के ऊपर, तो ये झुकेगा इस तरह, तो इस स्लैब में कुछ इस तरह बेंडिंग आ जाएगी, ठीक है। अब पहले हम इस वाले पार्ट को डील करते हैं। आपने स्ट्रक्चर एनालिसिस के क्लास में पढ़ा होगा, जब बेंडिंग मोमेंट इस तरह का आएगा तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सैगिंग, इसको हम बोलते हैं सैगिंग, और इसको हम बोलते हैं क्या? इस वाले को हम बोलते हैं हॉगिंग, ठीक है। इसको हम हॉगिंग बोलते हैं। इसको नेगेटिव बेंडिंग या हॉगिंग, तो इसको हम बोलते हैं सैगिंग। ये हो गया मेरा हॉगिंग। स्लैब में यहाँ पे हॉगिंग हो रहा है एंड यहाँ पे सैगिंग हो रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव बेंडिंग आ रहा है और यहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग आ रहा है, ठीक है। अब पहले पॉजिटिव बेंडिंग को हम कैसे रोकेंगे, उसके लिए सरिया प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो ये समझते हैं पहले। देखो हमारे स्लैब में या किसी भी स्ट्रक्चर में, अभी बोला मैंने, मेन दो टाइप के स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं लोड के कारण। फर्स्ट इज टेंसाइल एंड सेकंड इज कंप्रेसिव। अब मेरे स्ट्रक्चर को ना तो टेंसाइल स्ट्रेसेस से फेल होना है, ना तो कंप्रेसिव स्ट्रेस से फेल होना है, ठीक है। टेंशन और कंप्रेशन क्या होता है? देखो ये मेरा स्लैब था, इस किताब से मैंने आपको स्लैब की एग्जांपल दी यहीं से। अब जब इसके ऊपर लोड पड़ेगा, ये कुछ इस तरह झुकेगा, मेरा स्लैब इस तरह झुकेगा, तो कैसा शेप बनेगा? ऐसा शेप बनेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सेंटर है, सेंटर में बेंडिंग आ गया, तो नीचे वाला साइड आपका खींच रहा है और ऊपर वाला कंप्रेस हो रहा है। यहाँ पे मैं बताऊँगा अभी बना के। पहले हम इस पार्ट को डील करेंगे, ठीक है, ये वाले पार्ट को। तो ये मेरा ये वाला बेंडिंग था, ये मेरा स्लैब की थिकनेस के साथ बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा अच्छा सा नहीं बन गया, चलो ये हो गया। अब देखो इस पे लोड पड़ने की वजह से सपोर्ट्स के बीच में ये कुछ ऐसा बेंडिंग आ रहा है जिसको हम सैगिंग बोल रहे हैं या पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट बोलो, ठीक है। ये मेरा लोड पड़ गया। अब देखो यहाँ पे स्लैब के नीचे वाले फाइबर पे या नीचे वाले सेक्शन में, ये स्लैब है मेरी, स्लैब की थिकनेस है, ये स्लैब का कहीं ना कहीं न्यूट्रल एक्सिस होगा। न्यूट्रल एक्सिस क्या होते हैं? जहाँ पे स्ट्रेसेस जीरो होंगे, ठीक है। अब न्यूट्रल एक्सिस से नीचे वाला मेरा सेक्शन होता है टेंसाइल, और उसके ऊपर क्या होता है? कंप्रेसिव सेक्शन। अब यहाँ पे मेरा नीचे वाला टेंसाइल सेक्शन है। देखो यहाँ पे टेंसाइल क्यों है? क्योंकि ये स्लैब जो है यहाँ पे खिंच रहा है। जैसे जैसे ये मोड़ेगा, जैसे जैसे लोड पड़ेगा, ये और इस तरह इसमें बेंडिंग आ जाएगा, इस तरह, फिर इस तरह, ठीक है। तो ये खींचते चला जाएगा। अब इसी खिंचाव को रोकना है, ठीक है। खींचने को हम यहाँ पे बोलते हैं टेंशन, ठीक है। और ऊपर वाले साइड में देखो ये कंप्रेस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, कंप्रेस हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे कंप्रेशन, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेस, दो स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं। अब मेरा जो कंक्रीट है, एक लाइन आप रट लो, कंक्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन एंड वीक इन टेंशन। ये लाइन आप रट लेना कि क्या कंक्रीट जो होता है मेरा, वो कंप्रेशन को तो अच्छे से झेलता है बट टेंशन को झेल नहीं पाता। मतलब दबाव को तो अच्छे से झेलता है लेकिन खिंचाव को झेलता नहीं है। अब खिंचाव को कौन झेलेगा? देखो हमारा स्ट्रक्चर है, ये स्लैब है, ये स्ट्रक्चर है, इस पे कंप्रेसिव फोर्सेस भी लगेंगे, स्ट्रेसेस भी लगेंगे और टेंसाइल स्ट्रेसेस दोनों डेवलप होंगे। इसको भी हमें पास करना है, इसको भी पास करना है। अब कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को कौन बियर करेगा? कंप्रेसिव स्ट्रेस को मेरा कंक्रीट बियर करेगा, काम तमाम हो गया। लेकिन अब जो खिंचाव हो रहा है यहाँ पे जो टेंशन डेवलप हो रहा है मेरे स्लैब में झुकने की वजह से, तो इसको कौन बियर करेगा? उसके लिए हमने यहाँ पे सरिया रखा है, स्टील प्रोवाइड किया है, ठीक है। अब आगे की कहानी सुनो। आगे की कहानी ये है कि हमने, ये मेरा बीम था, ये इस तरह झुक गया, ये मेरा स्लैब था, ये स्लैब झुक गया। अब नीचे यहाँ पे टेंशन डेवलप हो रहा है, तो टेंशन डेवलप हो रहा है तो टेंशन को कौन रोकेगा? सरिया। तो यहाँ पे मैंने सरिया दे दिया इस तरह, ठीक है, सरिया दे दिया, ठीक है। तो अब ये सरिया क्या है? इस बीम को मुड़ने नहीं देगा, ये सरिया बीम को ऐसे स्ट्रेट रखेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने सरिया दे दिया 12 mm का, तो इस सरिया की वजह से ये बीम क्या होगा? झुकेगा नहीं। ये विदाउट स्टील था, ये विथ स्टील है, ठीक है, ये विथ स्टील है।
तो यहाँ पे हमने स्टील दिया तभी मेरा स्लैब ऐसा सीधे रहेगा। अगर यहाँ पे मैं 12 mm का नीचे स्टील नहीं दूंगा तो मेरे बीम का कुछ ऐसा शेप बनेगा और उसके नीचे जितने भी लोग हैं वो घायल हो जाएंगे। ठीक है, इतनी कहानी समझ आई। अब देख लो, यहाँ पे हमने स्टील प्रोवाइड किया नीचे, लेकिन यहाँ पे इसके आगे इसको हमने ऊपर कर दिया। अब इसके नीचे है नहीं, क्यों? देखो, ये जो स्टील मैंने प्रोवाइड किया ये यहाँ से प्रोवाइड किया यहाँ तक नीचे वाले सेक्शन में। ठीक है, उसके बाद मैंने बेंड किया, उसके बाद मैंने इस तरह इसको बेंड किया, इस तरह बेंड किया। ठीक है, बेंड किया, बात आई समझ? तो यहाँ तक तो स्टील का काम है नीचे, स्टील का काम है यहाँ से यहाँ तक नीचे, जो मैंने आपको दिखाया है, क्योंकि नीचे की तरह बेंड हो रहा है और मैक्सिमम बेंडिंग कहाँ पे आ रहा है? सेंटर पे। तो सेंटर पे मैक्सिमम बेंडिंग आ रहा है। ठीक है, तो सेंटर से अवे जब जाएंगे ये बेंडिंग कम होते जा रहा है और एग्जैक्टली सपोर्ट पे ये क्या हो रहा है? सपोर्ट पे 0 हो जाएगा। ये मेरा सपोर्ट है, यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ तक इस सरिये का काम है, नीचे वाले सरिये का काम यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, अब यहाँ से फिर यहाँ इसके इस पॉइंट के आगे क्या हो रहा है? इसमें हॉगिंग डेवलप हो रहा है। तो अब हॉगिंग वाला हम पार्ट बनाएंगे। ये इस तरह हॉग हो रहा है, ये इस तरह हॉग हो रहा है। यहाँ पे सेगिंग था, यहाँ पे सेगिंग था, फिर यहाँ से हॉगिंग हो रहा है, फिर ये हॉग हो रहा है। अब सेगिंग के लिए हमने नीचे सरिया प्रोवाइड किया। अब यहाँ पे हॉगिंग हो रहा है, क्यों? देखो, यहाँ पे नीचे सैगिंग हो रहा था क्योंकि यहाँ पे खिंच रहा था। अब इस पॉइंट से आगे यहाँ पे नीचे कंप्रेस हो रहा है, मतलब नीचे कंप्रेस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा था? स्ट्रेच हो रहा था, यहाँ पे कंप्रेस हो रहा है। अब यहाँ पे स्ट्रेच कहाँ हो रहा है? यहाँ पे स्ट्रेच ऊपर हो रहा है। यहाँ पे सपोर्ट के बीच में स्ट्रेस यहाँ पे कंप्रेसिव थे और सपोर्ट के इस साइड, मतलब यहाँ पे जो स्लैब है इसमें ये इस तरह स्ट्रेच होगा, इसमें टेंशन डेवलप होगा और इस सपोर्ट के इस साइड भी यहाँ पे क्या होगा? टेंशन डेवलप होगा, नीचे कंप्रेशन डेवलप हो गया। अब नीचे वाले साइड को उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन जोन, ऊपर वाले को टेंशन जोन। अब देखो, अब यहाँ पे इसमें हॉगिंग हो रहा है, तो हॉगिंग होने का मतलब कि इसके ऊपर वाले सरफेस पे टेंशन क्रिएट हो रहा है और नीचे वाले सरफेस पे कंप्रेशन क्रिएट हो रहा है। तभी मैंने इस सरिये को यहाँ से ऊपर की तरह बेंड किया, क्योंकि अगर मैं नीचे रखता तो यह मेरा स्ट्रक्चर अनइकोनॉमिकल बन जाता, सरिया बेकार हो जाता। ठीक है, इसलिए हमने इसको बेंड किया और इसी बेंड को हम क्रैंक बार बोलते हैं। जो बेंड वाला बार है इसको क्या बोलते हैं? क्रैंकेड बार। तो ये क्रैंक बार क्या करता है? क्रैंक बार इज यूज्ड टू टेक नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, ये हॉगिंग को बियर करता है। ठीक है, ये हॉगिंग को झेलता है। बात समझ आई? क्यों प्रोवाइड किया है? देखो, यहाँ तक मैंने, यहाँ तक इस पॉइंट तक मैंने इसको नीचे ही रखा, फिर इसके बाद उसको मैंने ऊपर बेंड किया। 45 और 30 डिग्री में इसको हम बेंड करते हैं। जो एंगल है इसका 45 और 30 डिग्री में इसको हम बेंड करते हैं। अब बेंड क्यों किया? क्योंकि इसमें ऊपर क्या हो रहा है? ऊपर इसमें यहाँ पे टेंशन डेवलप हो रहा है, तो टेंशन जहाँ पे भी डेवलप होता है वहाँ पे स्टील की ज़रूरत होती है, तभी इस सरिये को बेंड करके ऊपर कर दिया। अगर नीचे रखते तो बेकार हो जाता। अब एक बात ये याद रखना कि ये सरिया ऊपर की तरफ बेंड हुआ होना चाहिए, कहीं इधर या दाएं या बाएं गिरा हुआ नहीं होना चाहिए। इसलिए इसकी अच्छे से क्या करना है? वायर से इसको टाई करना है, बांधना है। ठीक है, तो ये 2 रीज़न है। हमने स्टील को यहाँ पे बेंड किया, यहाँ पे नीचे मोटे सरिये लगाए, ऊपर मैंने पतले सरिये लगाए या डिस्ट्रीब्यूटेड बार जिसको हम कहते हैं। और याद रखना हमेशा स्टील बार, मेन स्टील बार और डिस्ट्रीब्यूटेड स्टील बार ये आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। यहाँ पे एंगल 90 बन रहा है तो परपेंडिकुलर ही प्लेस करते हैं। ये कंसेप्ट था सारा का सारा हॉगिंग और किसका? सैगिंग का। तो बीम या मेरा जो स्लैब है ये सपोर्ट से थोड़ा अंदर क्या हो रहा है? सैग हो रहा है, इस तरह इसमें बेंडिंग आ जाएगा लोड के कारण, और सपोर्ट से आगे मैंने दिखाया इस तरह हॉगिंग हो रहा है। ठीक है, ये हो रहा है मेरे स्लैब, इस पूरे स्लैब में। अब इस चीज़ को रोकने के लिए मैंने सरिये को ऊपर बेंड कर दिया और इस चीज़ को रोकने के लिए मैंने सरिया नीचे ही से रख दिया। ठीक है, तो जब मैं सरिया इस तरह प्रोवाइड करूँगा, इस तरह जो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, अगर इस सरिये को हम ले लें, ये इस तरह बेंड है, ये इस तरह फिर स्ट्रेट, तो ये क्या करता है? ये इस चीज़ को भी स्टॉप करता है, इस चीज़ को भी स्टॉप, और ये दोनों। ठीक है, हॉगिंग को भी झेलता है और सैगिंग को भी झेलता है। तो इसको हमने यहाँ पे इसको हमने नाम दिया था क्रैंकेड बार। ठीक है, ये कहानी थी। अब यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर बार का काम है ये कहीं ना कहीं कभी ऊपर भी, यहाँ पे जैसे ऊपर यहाँ पे टेंशन आ गया तो ये सरिया भी इसको काम करेगा। ठीक है, कौन सा?
मेन स्टील बार भी, ठीक है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटर स्टील बार भी, ठीक है। तो ये कहानी है सारा मेरा क्रैंकेड बार का क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ये सारे आप समझ गए, ठीक है। हमारा स्ट्रक्चर इकोनॉमिकल हो जाता है अगर हम क्रैंक बार को यूज़ करेंगे, या मतलब मेन बार को बेंड करके ऊपर कर देंगे तो इससे हमारा स्ट्रक्चर इकोनॉमिकल बन जाएगा। अगर नीचे रखते तो बेकार हो जाता है, क्योंकि आपने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से समझ लिया। यहाँ तो बेंडिंग आ रहा है तो इसलिए मैंने सरिया लगा दिया इस बेंडिंग को ठीक करने के लिए, इस बेंडिंग को ना होने के लिए। ऊपर अगर मैं इसको आगे यहीं से रखता तो ये ज़ाया हो जाता है, इसलिए मैंने इसको ऊपर कर दिया ताकि ये इसको बेंड होने नहीं देगा, हॉग होने नहीं देगा मेरे स्लैब को। सो आई होप गाइस आपको ये सारा कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि सरिया कैसे प्रोवाइड किया है, क्या नहीं है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। अब हम आपसे बात करेंगे क्रैंकेड बार्स, ठीक है। ये क्रैंक्स बार क्या होते हैं? क्रैंक बार होते हैं हमारे जो स्लेब में हम जब रेनफोर्समेंट देते हैं तो ये हमारा स्लेब यहाँ से स्टार्ट है, तो यहाँ से स्टार्ट है, ये आगे तक चलेगा, ठीक है। जब इस स्लेब पे लोड पड़ेगा ये कुछ इस तरह झुक जाएगा, इस तरह, ठीक है, इस तरह इसमें झुकाव आ जाएगा। झुकाव आने के कारण जो मैक्सिमम इसमें बेंडिंग आएगा वो सेंटर पे आएगा, इसलिए हमने क्या किया है यहाँ पे, सॉरी सेंटर पे आएगा प्लस बॉटम वाले सरफेस पे आएगा, इसलिए हमने मोटे सरिये नीचे रखे हैं। और उसके बाद जब ये इस तरह झुक जाएगा तो साइड्स पे ये कुछ ऊपर की तरह मुड़ जाएगा, ठीक है। मैं आपको कागज़ में भी दिखाऊंगा, पेपर में भी दिखाऊंगा। तो ये जो होता है क्रैंक बार्स हम यूज़ करते हैं जनरली हमारे स्ट्रक्चर को या स्लेब को इकोनॉमिकल बनाने के लिए, खर्चा कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं। प्लस ये जो यहाँ से हमने मोड़ दिया है 45 और 30 डिग्री एंगल पे हम इनको मोड़ते हैं मेन बार्स को अल्टरनेटली। एक बार को यहाँ मोड़ा है, दूसरे को यहाँ पे छोड़ा है, एक को मोड़ा है, दूसरे को यहाँ पे हमने छोड़ा है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा अगर आपको। ये एक बार हमारा यहाँ पे हमने 45 डिग्री या 30 डिग्री पे हमने इनको क्या करना है, बेंड करना है, और एक को हमने छोड़ दिया है अल्टरनेटली। इसे एक को बेंड किया, एक को छोड़ दिया, सिमिलर वे में आगे तक प्रोवाइडेड है। तो गाइस यहाँ पे हम मेन बार्स को बेंड कर रहे हैं एट एंगल ऑफ 45 डिग्री और 30 डिग्री, सो डेट ये बार्स एज ए क्रैंक बार काम करेंगे। तो क्रैंक बार को हम यूज़ करते हैं टू टेक नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो ये तरीका है बार्स को बेंड करने का, इसे हम बेंड करते हैं मैनुअली। अच्छा, यहाँ पे हम इसको जब बेंड करते हैं तो ये क्या करता है, ये ऊपर जो इसमें जब बेंडिंग आ जाता है, ये साइड वाला जो हमारा स्लेब होता है वो उसमें ऊपर वाले सरफेस पे टेंशन आ जाता है, ठीक है। जब इस पे लोड पड़ेगा बीच में तो क्या आएगा, बीच वाले स्लेब के पोर्शन में यहाँ से लेके यहाँ तक बीच में बेंडिंग आएगा, तो उसमें उसकी वजह से बॉटम वाले सरफेस पे स्ट्रेच प्रोवाइड होगा, डेवलप होगा। स्ट्रेच डेवलप होने के कारण हमने सरिया रखा है, वो सरिया उस स्ट्रेच को, उस टेंशन को बियर करेगा। लेकिन जब ये साइड में ऊपर की तरफ बेंड होता है तो ऊपर वाला जो फाइबर होता है, ऊपर वाला सेक्शन होता है, वो टेंसाइल सेक्शन बनता है, इसलिए हमने इस बार को बेंड किया है सो दैट ये नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट को बियर करेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने इन बार्स को बेंड किया है। तो हम क्रैंक बार्स को यूज़ करते हैं स्लेब में सो दैट इट विल टेक नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट, जिसको हम, एक होता है सैगिंग, एक होता है हॉगिंग। तो ये नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट को क्या करता है, बियर करता है। इतनी बात क्लियर है। तो सिमिलर वे में अल्टरनेटली हमने इसको आगे तक प्रोवाइड किया है, और इस साइड में भी अल्टरनेट वे में अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो ये अल्टरनेट वे में हमने सिमिलर वे में आगे तक प्रोवाइड किया है, ठीक है। ये होगी हमारी रीइंफोर्समेंट के डिटेल्स हमने कैसे प्रोवाइड किया है। फिर हम टाई करते हैं, इसको बांधते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, आपने देखा होगा यहाँ पे इसको हमने वायर से टाई किया है, ठीक है, तो अच्छे से अपनी जगह से डिस्प्लेस ना हो, इधर उधर ना जाए, इसलिए हमने यहाँ पे सरिया प्रोवाइड किया है, ठीक है। इसके ऊपर हमारा स्लेब लगेगा। स्लेब लगने के बाद फिर आगे फर्दर जितनी भी इसकी क्यूरिंग करनी है हमारी कंक्रीट की, वो कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे आई होप आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। वेल गाइस, यहाँ पे हम पानी का स्प्रे कर रहे हैं। जब यहाँ पे कंक्रीट लगेगा तो उस कंक्रीट की बाइंडिंग अच्छे से हो जाएगी, अटैचमेंट होगी अच्छी खासी हमारे रीइंफोर्समेंट के साथ, और शटरिंग में जब पानी लगेगा तो वो अच्छे से चिपक जाएगा, कंक्रीट अच्छे से चिपक जाएगा। आप चाहें तो सीमेंट का पानी का भी स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है। वेल गाइस, यहाँ पे हम वाटर स्प्रे के बाद कंक्रीट कास्ट कर रहे हैं स्लैब के ऊपर। तो यहाँ पे साथ में हम वाइब्रेटर का इस्तेमाल करते हैं। ये जो वाइब्रेटर है इसको हम नीडल वाइब्रेटर बोलते हैं। इसे हम अपने कंक्रीट को अच्छे से कंपैक्ट करते हैं, सरिये के नीचे, रीइंफोर्समेंट के नीचे अच्छे से कंक्रीट जाना चाहिए, सो दैट फ्यूचर में हमें कोई दिक्कत ना आए, कहीं पे क्रैक्स ना रह जाए, कंक्रीट अच्छे से कंपैक्ट, अच्छे से कंसोलिडेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कंपैक्शन हो गया थ्रू नीडल
वेल गाइस, यहाँ पे हमने कंक्रीट कास्टिंग का पूरा काम कंप्लीट कर दिया है। आई मीन पूरे स्लैब में कंक्रीट लग चुका है। मोर ओवर जो हमने थिकनेस रखी है स्लैब की, पहले भी हमने बात की है, वो 6 इंच की थिकनेस रखी है पूरे थ्रू आउट द स्लैब। मोर ओवर नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा, इसमें हम पॉलिशिंग करेंगे। जब हमारा कंक्रीट ड्राई हो जाएगा, पॉलिशिंग के बाद इसकी अच्छी सी तराई, अच्छी सी क्योरिंग हो जाएगी। ठीक है। सो गाइज, यहाँ पे हमारे स्लैब को 24 आवर्स हो गए हैं। यहाँ पे कंक्रीट अच्छे से सेट हो चुका है, स्लैब में हम चल भी सकते हैं इजीली। और यहाँ पे अभी पॉलिशिंग भी होने वाला है कुछ टाइम में, और उसके बाद पॉलिशिंग के बाद आप अच्छे से इसकी क्योरिंग कर सकते हैं। मिनिमम 7 दिन आपको क्योरिंग करनी है। और इफ़ यू विश इजी वे ऑफ क्योरिंग स्लैब में क्या है, आप इस स्लैब को चारों साइड से क्या करें, इसको एक ब्रिक की लेयर खड़ा करें, एक ब्रिक की लेयर, सो दैट पानी बीच में जमा रहे। ठीक है, ये काम